हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जीके जीएस स्टडी चैनल। और फ्रेंड, आज मैं सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। कल मैंने एसएसटी के क्वेश्चंस डाले थे, आप लोगों ने अगर नहीं देखा वीडियो तो देख लीजिए, और वो परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है या तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो आंसर बिल्कुल हाईलाइट है, लेकिन हमें चारों अवस्थाओं को पढ़ना है, मतलब चारों ऑप्शनों को पढ़ना है फ्रेंड। तो पहला ऑप्शन है मूर्त से संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के ऊपर। तो आपने क्या जान लिया कि एक तो औपचारिक जो संक्रियात्मक संक्रिया की अवस्था होती है कितने वर्ष के ऊपर होती है, तो 11 वर्ष के। और ऐसा क्यों होता है कि इसी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में चिंतन आरंभ करता है और तार्किक क्वेश्चन भी करना आरंभ करता है। और ये शुरुआत कब होती है, तो ऐसी औपचारिक बातें कब करता है, किस अवस्था में करता है, तो ये 11 वर्ष के ऊपर करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और मूर्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसी क्वेश्चन में इसका भी आंसर है। अगर मूर्त, यहाँ मूर्त की जगह मूर्त दिया होता तो क्या होता ऑप्शन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। तो अधिगम अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, या अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि, या अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड। पूछा है अधिगम की विशेषता नहीं है, तो अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ऐसा नहीं है फ्रेंड। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है और यही राइट भी है। बाकी अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि भी है, और अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया भी होती है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है थार्नडाइक की तत्परता का नियम, या शिक्षार्थियों का समान योग्यता का स्तर, या सीखने के सात्यात्मक शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, या सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। तो जब इंसान संतुष्ट हो जाएगा फ्रेंड तो ज़्यादा सीखेगा ही नहीं। ठीक है, सीखने की तत्परता संकेत करती है सीखने में सात्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। ठीक है, सामान्य योग्यता का स्तर तो कुछ होता नहीं है, और थार्नडाइक तो है ही नहीं हमारे सीटेट के सिलेबस में। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों, मतलब असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावी ढंग से सीख सकें, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। और ऑप्शंस है औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, या पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा, या पूर्व औपचारिक चरण 1 या दंड परिवर्तन, या पूर्ण औपचारिक चरण 2 या वैयक्तिकता का विनिमय। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। मतलब अध्यापिका कह रही है असाइनमेंट का निर्माण किया और सबको दे दिया इस तरह से कि सब अपना कार्य बिना किसी की सहायता के मदद के पूरा करें, और ये कोहल वर्ग के किस नैतिक सिद्धांत की ओर है इनका चरण। तो ये औपचारिक चरण 4, क्योंकि औपचारिकता की बात कर दी है ना, तो औपचारिक चरण 4 की ओर यह व्यवस्था दर्शाती है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगर किसी की मदद लेने को कहती तो ये अनौपचारिक हो जाता, मतलब कहीं से भी आप मदद ले लो और इस कार्य को पूरा कर दो। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि
भाषा को पढ़ने व समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पढ़ने की बात हो रही है, भाषा को पढ़ने व समझने। तो पढ़ने से कौन सी अक्षमता आती है फ्रेंड? पठन के लिए तो डिसलेक्सिया आता है, पठन अक्षमता। ठीक, लिखने का होता तो डिस्ग्राफिया हो जाता, और गणितीय तो डिसकैलकुलिया दिया ही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्न में कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो मिश्रित, नतोदर, उन्नतोदर या लंबोत। तो लंबोत नहीं है फ्रेंड, बाकी तीनों होता है, नतोदर, उन्नतोदर या मिश्रित। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? तो पावलोव ने, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की या गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। तो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी ने बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? हल ने किया है, थॉर्नडाइक ने किया है, या हेगार्टी ने किया है, या स्किनर ने किया है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया है, ऑप्शन डी। और अगला क्वेश्चन है, एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन सा सही है? खेल अनिवार्य और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, या अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, या संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक तरीका है। तो बिल्कुल हर बच्चे को अभी बता दो, उनका कोई ना कोई एक रोल मॉडल होता है फ्रेंड, जिसको देखकर वो सीखना चाहते हैं। जैसे कोई मान लीजिए कोई हीरो है या कोई क्रिकेटर है, कुछ भी है, तो वो अपना एक रोल मॉडल मानते हैं उसको। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो जीन पियाजे आपको पता है, स्कीमा की बात करते हैं ये। तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, या विकास का समीपस्थ क्षेत्र, या स्कीमा मनोबंध, या मनोवैज्ञानिक उपकरण। तो स्कीमा मनोबंध हो जाएगा फ्रेंड। किस रूप में वर्णित करते हैं? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं? तो वो एक स्कीमा के रूप में हमारे दिमाग में फीड होता है फ्रेंड। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? तो सीखने के सादृश्यता नियम, या सीखने के प्रभाव के नियम, या सीखने की प्रक्रिया आवृत्ति नियम, या सीखने की तत्परता का नियम। तो सीखने के प्रभाव के नियम, ऑप्शन बी। एक बच्चा अतीत के समान की परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई परिस्थिति की अनुक्रिया करता है। जो पहले सीखा है उसके आधार पर एक नई स्थिति पैदा करके अनुक्रिया करता है सीखने के लिए। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? सीखने के प्रभाव के नियम के। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगा तो यह क्या कहलाएगा? यह अधिगम का शून्य स्थानांतरण। बिल्कुल यही राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है कि जो कुछ हमने पहले सीखा है, अगर उसके आधार पर हम कुछ नया चीज़ देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी वो हम सीख नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा? अधिगम शून्य। अधिगम का स्थानांतरण कैसे होगा? शून्यगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। तो सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, या सीखने में पठार, या सीखने में रुचि। तो एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाएगा? जब एक परिस्थिति में आपने ज्ञान को सीख लिया, जैसे आपने साइकिल चलाना सीख लिया मान लो, तो आपको मान लो स्कूटी चलाना है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत आराम से सीख लेंगे। तो क्या करेंगे? आपको पता है, थोड़ा बहुत तो पता होगा सीखने की विधियाँ, तो सीखने का स्थानांतरण कहलाएगा फ्रेंड। ठीक है, अगर दूसरी परिस्थिति में पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है तो क्या कहलाएगा? सीखने में स्थानांतरण। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? अधिगम निर्योग्यता की बात कर रहे हैं, ठीक है। निर्योग्यता का मतलब जो सीखने के योग्य नहीं है, ठीक। तो अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? तो व्यक्ति केस अध्ययन तो हमने नहीं देखा। घटना वृद्धि अभिलेख वास्तविक रिकॉर्ड, ऐसा भी नहीं। तो व्यवहार रेटिंग स्केल नहीं। संरचित व्यवहार परक अवलोकन, ठीक है। संरचित व्यवहार परक अवलोकन के साथ आप उसका निरीक्षण करेंगे। संरचित का मतलब वही जो सबसे पहले उसको जानेंगे कि वो बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, क्या कारण है, फिर उसका उपचार करेंगे। तो इस तरह के व्यवहार का अवलोकन करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? निम्न में से किसे नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? इदम अहम परा अहम चेतना। तो परा अहम को नैतिकता व्यक्तित्व वाली भुजा कहेंगे फ्रेंड, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? विकास अधिगम से स्वाधीन है, अधिगम एवं विकास की समांतर प्रक्रियाएं हैं, या विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, या विकास अधिगम का समानार्थक है? तो फ्रेंड, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। क्यों रह जाती है? प्रश्न का मतलब क्या है? तो पूछ रहे हैं कि वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास अधिगम के बीच में संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। तो विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। अगर आपका अधिगम अच्छा है, किसी किसी में विकास जो है कम दिखाई देता है, लेकिन उनके सीखने की प्रक्रिया बहुत तेज होती है। तो बात वही है यहाँ पे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सीखने के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किया, तो सभी जानते हैं, कुत्ते पर प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में और डैश है, क्या है? तो ये सक्रिय और सामाजिक स्वभाव, ठीक। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर का सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाढ़ या अंतः व्यक्तिनिष्ठता। देखिए ये ऑप्शन हर जगह डाल दिया गया है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। पहले इसके सिद्धांत को जान लीजिएगा, कौन सा होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक बच्चे के निष्पादन के वर्तमान का सहयोग द्वारा विस्तारित किया जाता है तो क्या कहते हैं इसे पाढ़ या ढांचा कहते हैं। पाढ़ या ढांचा या इसके फोल्डिंग कुछ भी कह सकते हैं। मतलब यहाँ सहयोग की बात हो रही है, टेम्परेरी हेल्प की बात हो रही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? सहयोग की नैतिकता, या फिर नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद, या नैतिक दुविधा। तो नैतिक तर्कणा कहते हैं फ्रेंड, ठीक है। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया, तो दिमाग जो है तर्कणा करेगा फ्रेंड, ठीक है। और इन्होंने नैतिकता की बात कही थी, कौन सा कार्य नैतिक या कौन सा अनैतिक होगा, तो ये सोचेगा, मन तर्क करेगा, है ना। चिंतन की प्रक्रिया शामिल होगी दिमाग में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन से शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, या समान अवयवों का सिद्धांत, या ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, या सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो भिन्न है फ्रेंड ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। तो ऐसी कोई बात है जिसको हमने पहले सीख लिया है, फिर उसको हम पुनः स्मरण कर रहे हैं पर हमें याद नहीं आ रहा है, हम असफल हो जा रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं? कल्पना, स्मृति, विस्मृति या ध्यान। तो इसे विस्मृति कहते हैं फ्रेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा या विद्यालय का असहयोग। ठीक है, तो यही नहीं है, निगेटिव वर्ड भी है। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है? तो ऐसा कोई लक्षण है सीखने की प्रक्रिया का, सीखने के पठार का अभिलक्षण है जो उस स्थिति को नहीं प्रकट करते जिसमें सीखने की प्रक्रिया में उन्नति नहीं होती। यह कथन राज का है। वैसे एग्जैक्ट प्रश्न सीटेट में नहीं आता है। कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? प्रश्न थोड़ा बहुत जरूर घुमा के देता है। तो कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम को प्रेरित करने के लिए आप किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं या नहीं करेंगे? तो उनकी अत्यधिक प्रशंसा नहीं करना है फ्रेंड। ठीक है, ये अगर ज़्यादा प्रशंसा कर देंगे तो फिर वो ढीले हो पड़ सकते हैं। छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना है, बिल्कुल करना है। उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति भी कराना है और गतिविधि पर आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग भी करना है। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? ऑप्शंस, विलियम जोन्स, जेम्स स्किनर, एबिंगहॉस, बार्टलेट। तो किस वैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? एबिंगहॉस ने। निम्नलिखित में से किस एक शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? तो अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बच्चा या पुरस्कार। तो अधिगम की सहायता नहीं मिलती है स्कूल के बस्ते को। ऑप्शन सी। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत है? लेमार्क का, हैरिसन का, डार्विन का या मैकडूगल का? तो डार्विन का है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत डार्विन का है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? गिलफोर्ड ने, वुडवर्थ ने, क्रो ने या स्किनर ने? तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन का अधिगम यह गिलफोर्ड ने कहा है। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? आनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण या राष्ट्रीयता? तो राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती, बाकी सारी चीजों से प्रभावित होती है। अधिगम स्मरण ब्लाइंड मेमोराइजेशन कहलाता है। सरस्वर पाठ, ये सटने नहीं है, ये रटने हैं। ठीक, तो सरस्वर पाठ रटने द्वारा अधिगम या अर्थपूर्ण अधिगम या पुनरावृत्ति तो मेमोराइजेशन कहलाता है। अंध स्मरण, ठीक है, अंध की बात हुई है, आधे स्मरण की, तो ब्लाइंड मेमोराइजेशन कहलाता है फ्रेंड रटने द्वारा अधिगम। इसको अंधपूर्ण अधिगम मानते हैं जो रट के याद किया जाता है या रट के कोई चीज़ सीखी जाए, बार बार सीखी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान यह कथन है? डम्बिल का है, राश का है, मन का है, मैकडूगल का है? तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान यह कथन डम्बिल का है। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है हरलाक का, टीपी नन का, मैकडूगल का, रास का? तो ये हरलाक का है। ऑप्शन ए। किसी अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? तो गुथरी ने नहीं दिया। ऑप्शन डी। किसी प्रकार का पुनर्बल अधिगम व्यवहार को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए अधिक कारागार है?
तो सतत पुनर्बनन मतलब लगातार पुनर्बनन देते रहो किसी को, या आंशिक पुनर्बलन, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो लंबे समय तक अगर बनाए रखना है तो आंशिक पुनर्बलन देना है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा। बालकों को अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोचालक पक्षों का विकास होगा, या पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर बल होगा, या शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा, या शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगा। एकाधिकारवादी, निष्क्रिय, ये सब नहीं होगा, और ना ही कुशलताओं पर ही बल होगा। पर ही आके यह क्वेश्चन गलत हो गया, आंसर गलत हो गया। तो बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोचाल पक्षों का विकास होगा, तभी अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाटसन ने 11 माह के शिशु पर लिटिल अल्बर्ट नामक प्रयोग किया। यह प्रयोग अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है? अनुबंधन पर ही आधारित है। तो अल्बर्ट का प्रयोग एक छोटे से बच्चे पर किया गया था। यह प्रयोग अनुबंधन पर आधारित है। कौशल सीखने की पहली अवस्था है यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय या अनुकरण। तो अनुकरण इज राइट आंसर। पहले बच्चा देखेगा, फिर अनुकरण करेगा, तभी सीखेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के माध्यम साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की, या नियंत्रणकर्ता की। जब नियंत्रण लगा देंगे तो बच्चा सीखेगा क्या? तो बहुत ज़्यादा अनुदेशन भी नहीं करना। तो ऑप्शन सी, ए इज राइट आंसर, सुगमकर्ता की। निम्न में अनुबंधन की सबसे कम संभावना किस स्थिति में होगी? विलंबित अनुबंधन, सहकालिक अनुबंधन, अवशेष अनुबंधन, या पश्चगामी अनुबंधन। तो पश्चगामी अनुबंधन इज राइट आंसर। सबसे कम संभावना पश्चगामी की होगी, ठीक है। हम करके सीखते हैं किसने कहा है? डॉक्टर मेस, योकम, सिम्पसन, या कोले शनिक। तो सिम्पसन ने कहा है, ऑप्शन सी। पुनर्बनन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का भाग है? शिक्षण का है, अधिगम का है, अनुदेशन का है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये अधिगम का भाग है। व्यवहार का करना पक्ष में आता है सीखने के गति क्षेत्र, सीखने के भावात्मक क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, या सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो सीखने के गति क्षेत्र। व्यवहार का करना सीखने के गति क्षेत्र में आता है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? स्किनर, पियाजे, थॉर्नडाइक, लेवगोस्की। तो फ्रेंड, पियाजे के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है। इन्होंने ये भी कहा है कि नन्हा बच्चा क्या कहा है? ज्ञान का निर्माणक होता है, ऐसे कुछ कहा है, पर याद नहीं है मुझे। अगले देखते हैं। वह गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है और वह सीखने की क्रिया करता है, वह है लक्ष्य, प्रबल प्रेरणा, अवरोध, या सभी विकल्प सही हैं। तो गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है, वो लक्ष्य भी होता है, एक लक्ष्य निर्धारण करता है, प्रबल प्रेरणा भी होती है, और अवरोध भी होता है। तो जब आप कुछ सीखने चलेंगे तो अवरोध भी आएगा। तो ये सभी चीज़ होता है, सभी विकल्प राइट है। अधिगम सर्वोत्तम होता है जब बुद्धि होगी, अनुशासन होगा, या वृत्ति होगी, या अभिप्रेरणा होगी। तो जब तक अभिप्रेरित नहीं होगा तब तक कैसे अधिगम होगा? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
अधिगम की शुरुआत, ये शुरुआत है, शुरुआत लिखा है, किसी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर चल होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता है। यह कथन किसका है या स्टेटमेंट किसका है? तो क्रो एंड क्रो का है ये। ठीक, इन्होंने क्या कहा? अधिगम की शुरुआत किसी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर आती है, तो इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैं रिपीट कर दे रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन। निम्न में कौन सीखने का सही स्तर है? तो तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्ति करना और बोध प्रज्ञान, ये सही स्तर है। तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्ति और बोध प्रज्ञान हम इंग्लिश में भी दिखा दे रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? तो ये रहा फैक्ट, इंफॉर्मेशन, एक्वायरिंग, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, विजडम। विजडम मतलब बुद्धिमानी या प्रज्ञान। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात हो रही है। इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास के मुख्य गुण, तो विचार सोच में केंद्रीकरण होता है। ऑप्शन ए। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो प्रवीणता, अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, या बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, या यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, या बच्चे को दंड देकर। तो ये सब नहीं होगा, प्रवीणता, अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो अनुक्रमणीयता, या ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, या प्रतीकात्मक विचार का विकास, या अहमन्यता। तो प्रतीकात्मक विचार का विकास। ठीक, बाकी सारी चीजें होती। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए चिंतन पर सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तुओं का प्रभाव को महत्व दिया है? तो अभी हमने इसको बताया था कि बच्चे एक नन्हा ज्ञान का निर्माण करता होता है। नन्हे बच्चा को वैज्ञानिक भी कहा है। तो किसने कहा है फ्रेंड? ये लेव वाइगोत्स्की कहते हैं। ठीक, अधिगम का संरचनात्मक विचार का यह सुझाव देता है कि ज्ञान संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सक्रिय आ ही गया है टैग वर्ड। तो वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, पूर्ण रूप से रहते तो है, पर यह ऑप्शन सही नहीं होगा। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, तो बच्चों की ही भूमिका है। आगे चलते हैं। सीखना क्या है बताना है। तो सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता, या संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, या सीखने वाले संवेगों से स्वतंत्र है, या सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो यही ऑप्शन सही है। तो जब प्रभावित होगा इंसान तभी सीखेगा। दस वर्ष के एक बच्चे को पियाजे का सिद्धांत समझाया गया, किंतु वह नहीं समझ सका। कुछ वर्ष बाद उसने उस अवधारणा को समझ लिया। जब वह इसे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार कर रहा था, इसके पीछे का क्या कारण था? तो इसके पीछे का क्या कारण रहा होगा कि जब उसे समझाया जा रहा था तब वो नहीं समझ पा रहा था, लेकिन कुछ समय बाद वह इस अवधारणा को समझ सका। तो क्या अभ्यास, या संयोग, या परिपक्वता, या अधिक प्रयास? तो परिपक्वता आ गई होगी फ्रेंड। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्योंकि मेच्योरिटी भी बहुत अधिक भूमिका निभाती है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? तो समस्यात्मक वार्ता, या अहम केंद्रिक वार्ता, या भ्रांत वार्ता, या व्यक्तिगत वार्ता।
तो जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वायगोत्स्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, मतलब पर्सनल स्पीच या प्राइवेट स्पीच कहते हैं। जब वो स्वयं से बात कर रहा हो तो प्राइवेट स्पीच। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो अन्वेषण एक पारस्परिक क्रिया है। तो क्या परस्पर रहकर ही अन्वेषण किया जा सकता है? या कंठस्थीकरण एवं स्मरण, या पुनरावृत्ति का अभ्यास, या निर्देश व चालन? अच्छा, नहीं है पूछा गया है ना, मुख्य प्रक्रिया नहीं है। तो अन्वेषण बिल्कुल परस्पर रहकर ही किया जा सकता है। पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन। तो ये कंठस्थीकरण नहीं होगा क्योंकि कंठस्थीकरण निगेटिव वर्ड है। आगे चलते हैं। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा लिया गया है, तो ये एल थॉर्नडाइक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, या सहपाठियों से प्रतियोगिता, या माता पिता की ओर से दबाव। तो दबाव, भय, ये सब जहाँ रहेगा वहाँ से तो कुछ सकारात्मक नहीं मिलेगा। सहपाठियों से प्रतियोगिता कुछ खास बात नहीं है। अर्थपूर्ण संबंध इज राइट आंसर है। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो जो चेंजेस होते हैं उसे क्या कहते हैं? समायोजन, आत्मकेंद्रितता, या अनुकूलन, या आत्मसातीकरण। तो आत्मसातीकरण कहते हैं, और आत्मसातीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। समायोजन को एकोमोडेशन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन जो बार बार आ रहा था ऑप्शन में, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता, या उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, या उस विकास चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, या फिर एक संदर्भ को जिसमें बच्चे के सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो मतलब बच्चे को तब तक सहयोग दिया जा रहा हो जब तक वो सीख न ले, और एक सही संदर्भ में दिया जा रहा हो जब तक वो स्वयं करने ना लगे। तो ये ऑप्शन सही होगा। तो इसी को कहते हैं निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। यंत्रवत। तो अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। अधिगम सक्रिय विनियोजन, सक्रिय शब्द आ गया है पॉजिटिव वर्ड, सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना प्रक्रिया है। तो ऑप्शन 4। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। मतलब एक बार व्याख्या कर दिया शुरुआत में, फिर बाद में कठिन सवालों को हल करने में सहायता न करना। तो ये तो नहीं है। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीखते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। कम होगा तो कैसे सीखेंगे? सहयोगात्मक समस्या समाधान, या फिर प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। तो ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सहयोग भी करिए और समस्या का समाधान भी करिए, तभी सीख पाएगा बच्चा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गणित में अधिक निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो अभी क्षमता परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, या उपलब्धि परीक्षण, या फिर निदानात्मक परीक्षण। तो जब नहीं आ रहा है, बच्चा निर्योग्य है, समझने में अक्षम है, तो पहले उसका निदानात्मक परीक्षण करना पड़ेगा। ऑप्शन बी।
बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन है, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, या बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, या बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो ये सभी चीज़ें होती है बच्चे के सीखने के लिए। नहीं होता है तो बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। केवल कक्षा में नहीं, कक्षा से बाहर भी सीखते हैं बच्चे। ऑप्शन डी। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह का मदद करता है? अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, ऐसा नहीं। चुप्पी साधे रहने के लिए, ऐसा भी नहीं। शिक्षक को निर्देश देने में, ऐसा भी नहीं। तो बच्चे को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, ठीक। ऑप्शन बी। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, या धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर, या व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, या फिर नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, तो कैसे करेगा? नैतिक मुद्दों को आधारित चर्चाओं में शामिल करके। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अधिगम निर्योग्यता सम है, तो क्या है? ऑप्शन ए है, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं है। एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है। जरूरी नहीं कि कार्य में पद्धति को हानि करे। तो जब नहीं सीख पाएगा तो पद्धति को हानि तो पहुंचेगी। स्थिर अवस्था नहीं है और इसे सुधार किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है? नहीं। तो बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवांशिक के द्वारा पूर्व निर्धारित है? ऐसा नहीं है। तो बच्चों को सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता निर्धारित व सीमित करती है? ऐसा भी नहीं। तो ऑप्शन 2 होगा राइट, क्योंकि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी, या चाक्षुष? तो चाक्षुष, आइए देखते हैं चाक्षुष को इंग्लिश में क्या कहते हैं। चाक्षुष को विजुअल। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो वयस्कों के द्वारा अवलोकन। वयस्कों के द्वारा अवलोकन क्यों करेंगे? या ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, या शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, या शिक्षकों द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो क्या पूछा है? अधिगम के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है? तो आवश्यक तो यही है, सक्रिय खोजबीन। सक्रिय शब्द भी आ गया। निम्नलिखित में से व्यवहारों में कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? ऑप्शन ए, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्य विचार, या संरक्षण कक्षा समावेशन, या आस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थापित, या प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो संरक्षण कक्षा समावेशन।